सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द रैंक कंडीशन। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने स्टार्ट कर रखा था साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, जिसमें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम कर चुके हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हमारे को दो मेथड्स दिए गए थे, दैट इज ऑर्डर कंडीशन एंड रैंक कंडीशन। अगर आपने ऑर्डर कंडीशन नहीं देखा तो पहले जाकर वो देखिए, फिर उसके बाद ही आप रैंक कंडीशन को देखेंगे तो आपको चीज़ें बेटर क्लियर होंगी। मोर ओवर हमने ये भी पढ़ा था कि जो ऑर्डर कंडीशन है वो एक कैसी कंडीशन है, दैट इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, राइट। और मैंने आपको ये फॉर्मूला भी लास्ट क्लास में करवा दिया था कि हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन और कैसे इक्वेशन बाय इक्वेशन पता चलेगा। तो अगर इस फॉर्मूला के थ्रू, यानी कि अगर ऑर्डर कंडीशन के थ्रू आपको पता चलता है कि आपकी जो इक्वेशन है वो आइडेंटिफाइड है, अब वो कोई भी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, ओवर या एग्जैक्ट, अगर वो आइडेंटिफाइड है तो हम आगे जाएंगे रैंक कंडीशन पर। बट अगर हमें पता चलता है कि इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल या फिर अनआइडेंटिफाइड है तो हम फर्दर क्या करेंगे, रैंक कंडीशन को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। सो मूविंग ऑन टू रैंक कंडीशन, मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। इट इज अ सिस्टम ऑफ जी नंबर ऑफ इक्वेशंस। व्हाई इट इज कॉल्ड जी नंबर ऑफ इक्वेशंस, कि जितने भी नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी, फॉर एग्जांपल नीचे अभी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगी, इसमें 4 इक्वेशंस है। एक कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशन को हम आइडेंटिफाई तभी कहेंगे अगर इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट वन नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। नॉन जीरो डिटर्मिनेंट मतलब ऐसा डिटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू क्या हो, जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, यानी कि वो जीरो ना हो, अदर देन जीरो हो, फ्रॉम द g-1 फ्रॉम द कोफिशिएंट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पर्टिकुलर इक्वेशन बट प्रेजेंट इन द सिस्टम। अब इस पार्ट को आप होल्ड करके रखिए, अभी मैं इसको समझाऊंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल में आपने क्या करना है, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने इक्वेशन लिखी हुई है। देयर आर 4 इक्वेशंस, 1 2 3 एंड 4, राइट। आपको मॉडल दे रखा है जिसमें सी टी है, वाई टी और टी टी का क्या मतलब है कि दैट इज डिपेंडेंट अपॉन इनकम एंड टैक्सेशन। देन इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ पास्ट इनकम, देन टैक्सेशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, एंड ये हमारा 3 सेक्टर मॉडल हो गया। तो बेसिकली 3 सेक्टर मॉडल है और इन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल इक्वेशंस, राइट। अब स्ट्रक्चरल इक्वेशंस पर हम क्या लगाते हैं, हमारा ऑर्डर कंडीशन। तो आप ऑर्डर कंडीशन लगाइए। पहले तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि k माइनस एम जी माइनस 1, राइट। तो k माइनस एम यानी टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द मॉडल काउंट कर लेते हैं। सी टी 1 2 3 देन 4 5, वाई टी माइनस 1 इज डिफरेंट। टी टी हो गया है, वाई टी हो गया है, वाई टी हो गया है, सी टी हो गया है, आई टी हो गया है और जी टी नहीं हुआ है। तो वी हैव 6 वेरिएबल्स इन टोटल। माइनस इस फर्स्ट इक्वेशन को चेक करते हैं अगर, तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 है और 4 माइनस 1, तो 3 इक्वल्स टू 3, यानी ये जस्ट आइडेंटिफाइड है। ठीक है, यानी कि आइडेंटिफाइबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1 2 दो है हमारे पास, तो k माइनस एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी माइनस 1, क्या ये है? तो यहां पर देखिए k इज 6 माइनस वी हैव 2 वेरिएबल्स इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन एंड 4 माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1। तो हमारे पास क्या हो गया, 4 एंड 3, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ये हो गई ओवर आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट वन इज थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे थर्ड का लिख देती हूँ, ये सेकंड का हो गया। देन वी हैव थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, कितने हैं टोटल, 6 वेरिएबल्स। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कितने हैं, 2। ये हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर कंडीशन निकाल रहे हैं, जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो ये तो 3 तो सेम ही रहेगा, इट इज 4 इज ग्रेटर देन, तो ये भी क्या हो गई, ओवर आइडेंटिफाइड। इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो 6 माइनस 4 4 माइनस 3, तो ये हो गया 2 और ये हो गई 3, तो ये क्या हो गया, लेस देन 1, यानी ये वाली इक्वेशन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बाकी सारी हमारी क्या है, आइडेंटिफाइएबल है। ठीक है, ओके। बट हमने कहा ना ये नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो ये चीज दिखा रहा है वो पॉसिबल हो, लेकिन हमें एक बार इस पे क्या निकालना होता है, ऑर्डर कंडीशन को निकालना जरूरी है। ठीक है, ओके। तो फॉर रैंक कंडीशन आपने क्या करना है, रैंक कंडीशन जो है वो सबके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, एक बार अप्लाई करके देखते हैं सबके ऊपर। तो आपको क्या करना है, जितनी भी इक्वेशंस हैं 1 2 3 4, इनको जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके राइट हैंड साइड आपको 0 रखना है और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको क्या करना है, उनको लेकर जाना है, राइट। तो यू हैव सी टी माइनस, देखो ये प्लस में था, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो सारे लिख दिए। अब आपको क्या करना है, उन पर्टिकुलर इक्वेशंस को लिखना है, जैसे 1 2 3 4 इक्वेशन। अब जो जो वेरिएबल्स हैं आपके, टोटल 6 वेरिएबल्स थे मॉडल में, जो अभी मैंने आपको बताया, सी टी वाई टी 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 आई टी वाई टी माइनस 1 और जी टी। अब आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर इक्वेशन में जिसकी जो
वैल्यू है, यानी सी टी के साथ देखो क्या है, कुछ नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। वाई टी की क्या हो गई, सॉरी ये वाली इक्वेशन देखनी है आपको, आई एम सो सॉरी, ये वाली देखिए इक्वेशन। तो इसमें हो गया सी टी और वाई टी की जगह क्या हो गया -a1, ये उसका कोफिशिएंट हो गया। टी टी का कोफिशिएंट क्या हो गया a2। ना वाई टी -1 है, ना आई टी है, ना जी टी है, तो ये सब क्या हो जाएंगे 0। सिमिलरली सी टी इसमें है नहीं, वाई टी इसमें है नहीं तो 0, टी टी इसमें है नहीं तो 0, आई टी क्या हो गया +1, बीटा नॉट क्या हो गया -1, ठीक है, सॉरी वाई टी -1 हो गया माइनस बीटा 1, और हमारे पास कोई वेरिएबल है नहीं तो वो 0 हो गया। देन टी टी के साथ है 1, तो टी टी के आगे लिख देंगे 1, वाई टी के आगे लिख देंगे -c1, और हमारे पास कोई वेरिएबल है नहीं तो उन सब के आगे 0। इस तरीके से हमने चारों इक्वेशंस के क्या लिख लिए, कोफिशिएंट्स जो हैं उसके साथ वाले वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। नाउ कमिंग टू द वेरी 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 इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो मैं यहीं आपको बता देती हूँ। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमें फर्स्ट इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है, तो हमने क्या करना है, आपने फर्स्ट इक्वेशन यानी कि ये लिखी हुई है, इसको हमें क्या करना है, कट डाउन कर देना है, इसको हटा देना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स प्रेजेंट है उसको आपने क्या करना है, हटा देना है, ठीक है। जैसे पहली इक्वेशन में सी टी है, वाई टी है और टी टी है, तो सी टी हटा दीजिए, वाई टी हटा दीजिए और टी टी हटा दीजिए। तो आपके पास क्या बचा, मैं एक बार दूसरा कलर यूज करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब आपके पास बचा क्या, सिर्फ ये पोर्शन बचा वेरिएबल्स का, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग आउट। तो अब हमें क्या करना है, इनको लिख लेना है एक जगह पर। तो क्या है, 1 -b1 0 0 0 0 -1 0 एंड -1। एम आई राइट, ठीक है। तो ये बात हो गई, अब इतना पोर्शन बच गया। अब हमने क्या कहा था, इफ इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट वन नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, बट अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर कोई भी एक रो या कॉलम में 0 है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो अगर ये डिटर्मिनेंट इसका 0 आ गया, हमने सारे पॉसिबल आउटकम्स अगर ट्राई कर लिए, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी अनआइडेंटिफाइड हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, अनआइडेंटिफाइड हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन जब हमने ऑर्डर कंडीशन से करी थी तो ये क्या आई थी, ये जस्ट आइडेंटिफाइड आई थी, और अब ये क्या आ रही है, अनआइडेंटिफाइड आ रही है। तो इसका मतलब हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जरूरी कंडीशन तो थी ऑर्डर कंडीशन, लेकिन सफिशिएंट नहीं थी, तो हमने सफिशिएंसी से देख भी लिया। सेकेंड थिंग इज, अब सेकेंड इक्वेशन पे जाते हैं, एक बार सेकंड इक्वेशन का करके देखते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सेकंड इक्वेशन में अब आपको किस किस को स्ट्राइक डाउन करना है, मैं ग्रे से ही कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो सेकंड इक्वेशन की बात करें तो रो में तो इक्वेशन सेकंड को आप हटा देंगे। उसके अलावा अब आप क्या क्या हटाएंगे, यू हैव आई टी एंड वाई टी -1, तो इसमें आई टी और वाई टी -1 इसको आप स्ट्राइक आउट कर देंगे। बाकी जो बच गया वो सारा आपके पास क्या हो गया, अवेलेबल। यानी कि अगर मैं लिख दूं 1 -a1 2 0 -c1 1 0 -1 1 0 -1, तो ये हमारे पास बन गई। लेकिन हमें डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, 3/3 का निकालना है, राइट। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने क्या कहा था, इफ इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट वन नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर g -1, तो 4 -1 इक्वेशन है, तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग आउट 3 वाले ले रहे हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। ओके, तो आप पहले इसको सॉल्व करिए। तो जैसे देखिए मैंने नीचे यहाँ सॉल्व किया हुआ है। आई होप आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, नहीं आता तो मैं एक बार बता देती हूँ। तो अब देखिए कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। मैंने ये वैल्यूज जो है, यानी कि ये जो एरिया था इतना मैंने लिख दिया है यहाँ पर, इसी से मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, आप किसी रो या कॉलम से एक्सपैंड करते हैं, तो दिस इज A11 A12 A13, राइट। तो A11 है, जिसके आगे क्या लिखा है 1, और इसके आगे जो इसका 1 और 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो साइन किसका लगता है, पॉजिटिव साइन हो जाता है। तो इस तरीके से हम करते हैं, यानी -1 का पावर ये लिखते हैं 1 + 1 ऐड करके। देन इसका कोफिशिएंट क्या है, -a1 A12 के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, तो -1 × 3, तो आपके पास क्या हो जाएगा, -1 और -1 +1, ये हो जाएगा 1। देन A13, तो टोटल क्या हो गया 4, और 4 का मतलब हो गया A2, और -1 की पावर 4 यानी पॉजिटिव, तो A2। तो देखिए यहाँ पर 1 A1 और A2 ही लिखा हुआ है। अब हमें फर्दर सॉल्व करना है, अंदर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको और इसको हाइड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, तो दिस इंटू दिस। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले तो 1 लिखेंगे, फिर दिस इंटू दिस माइनस इसको इससे किया तो 0 हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो इट केम आउट टू बी -1।
अब इसको देखो, इसके लिए हमने क्या किया है, इसको और इसको हाइड किया है। क्यों? A12 है, फर्स्ट रो देन कॉलम, ठीक है, सेकेंड कॉलम। तो इन दोनों को हाइड कर दिया, तो क्या बच गया, 0 इंटू 0 -1, तो -1 क्या हो गया, +1 हो गया। तो ये आपके पास आ गया A1। एंड सिमिलरली इसको करेंगे तो किस किस को करना है, अब आपने इसको और इसको हाइड करना है। वी हैव दिस इनटू दिस, तो 0 -C1, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया, -1 + A1 -C1 A2, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। और क्योंकि ये नॉन जीरो है, यानी कि एक हमने ऐसा डिटर्मिनेंट निकाल लिया है जो कि नॉन जीरो है, सो इट विल केम आउट टू बी क्या हो गया, आइडेंटिफाइड। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, आइडेंटिफाइड हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम देखो थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन में हमें क्या करना है, थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन के लिए थर्ड इक्वेशन को स्ट्राइक डाउन कर देंगे। फिर थर्ड इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं टी और वाई टी, तो टी को हटा दो और वाई टी को हटा दो। अब जितना भी बच गया ये सारा आपका 1 0 -1 0 1 -1 0 -b 0 0 0 -1, ये सारा जो है ये आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का पार्ट। अब इसमें से कोई भी आप 3/3 का डिटर्मिनेंट ले सकते हो, जैसे कि ये या फिर ये, ठीक है। तो आपको पहले सॉल्व करना है। आप ये लोगे तो देखो साफ पता चल रहा है कौन से, ये 3 अगर आप लेते हैं तो 0 0 है, तो इसका मतलब एक तो नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आएगा, तो इसको मत लीजिए। पहले आप इन तीनों को ट्राई कीजिए। मैं कलर चेंज करती हूँ। आप पहले इसको चेक करो, ये 3, ठीक है, तो मैंने यही लिखा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है -B1, तो दैट मीन्स कि हमारा आंसर क्या है, वो करेक्ट है, यानी कि वो -B1 आ गया है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारी थर्ड इक्वेशन भी क्या है, आइडेंटिफाइड है। अब हम फोर्थ इक्वेशन की बात करते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन हमें कहती है कि ये हमारी अनआइडेंटिफाइड इक्वेशन आ रही थी, राइट। तो आप फोर्थ का सिमिलर प्रोसेस करेंगे, और सिमिलर प्रोसेस करने के बाद आप देख रहे हैं फोर्थ का सिमिलर प्रोसेस कैसे करेंगे। ये देखो, फोर्थ को स्ट्राइक डाउन करोगे और जितने वेरिएबल्स प्रेजेंट है CT IT एंड GT, ठीक है, तो ये 3 बच गया। तो आपके पास बच गया से कोई और वेरिएबल CT YT, अच्छा YT रह गया, आई एम सो सॉरी, YT भी जाएगा क्योंकि इस रो में चारों हैं, तो YT CT IT और GT। तो आपके पास बच गया क्या क्या बच गया, TT और YT -1 A2 ये बच गया 0 -1 B1 और 0, ठीक है। तो ये आपके पास बच गए वेरिएबल, इसकी वैल्यूज। तो क्या ये 3/3 का मैट्रिक्स है? माई क्वेश्चन टू यू इज दिस, क्या इसमें 3 रो और 3 कॉलम है? तो आप कहोगे मैम 3 रो तो है लेकिन 3 कॉलम नहीं है। और इन्होंने क्या कहा था कि हमें क्या बनाना है, एक G-1 का क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है, राइट। तो क्या हम यहां से एक 3/3 का मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो आप कहेंगे कि नो, हम नहीं बना सकते। तो दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज अनआइडेंटिफाइड। नाउ इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। अगर हमारी रैंक कंडीशन जो है, आपने रैंक कंडीशन निकाली और ऑर्डर कंडीशन निकाली, इस बात को कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने ऑर्डर कंडीशन निकाली और अगर आपकी आइडेंटिफाइड आई है इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब वो इक्वेशन क्या होगी, उसी वे में आइडेंटिफाइड होगी, चाहे वो जस्ट हो चाहे ओवर हो। लेकिन अगर रैंक कंडीशन कहती है कि हमारी इक्वेशन अनआइडेंटिफाइड है, और चाहे आपकी ऑर्डर कंडीशन में कुछ भी आ रहा हो, आइडेंटिफाइड या अनआइडेंटिफाइड, तो आप उस इक्वेशन को क्या मानेंगे, अनआइडेंटिफाइड ही मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, जब मैंने आपको ये वाला पोर्शन करवाया, क्या पोर्शन करवाया मैंने आपको, इसमें करवाया कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या आ रही थी आपकी, जस्ट आइडेंटिफाइड आ रही थी, जब मैंने आपको ऑर्डर कंडीशन से करवाया, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे पास 6 वेरिएबल्स थे और 3 वो थी, और 4 - 1 3, तो 3 = 3 जस्ट आ रही थी। लेकिन जब हमने इसको रैंक कंडीशन से किया तो आपने देखा कि रैंक कंडीशन में हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो अनआइडेंटिफाइड आ रही थी। तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, अनआइडेंटिफाइड ही होगी। सिमिलरली हमारी फोर्थ इक्वेशन ऑर्डर में भी अनआइडेंटिफाइड आ रही थी और रैंक कंडीशन में भी अनआइडेंटिफाइड आ रही है, तो ये हमारा क्या होगा, अनआइडेंटिफाइड होगी। तो इसका मतलब हमारी 2 इक्वेशन आइडेंटिफाई है, ठीक है। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें, दिस इज अनआइडेंटिफाइबल, अनआइडेंटिफाइबल, ये आइडेंटिफाइड है। आइडेंटिफाइड में अगर आपसे कोई पूछे कौन सी है, तो दोनों ही ओवर निकल के आई थी, तो ओवर आइडेंटिफाइड हो जाएगी। दिस इज द रिजल्ट। अब यहाँ पर ये नोट्स अगर आप देख रहे हैं तो इसमें नोट्स में गलत लिखा हुआ है, प्लीज डोंट फॉलो दैट, ठीक है। इसको फॉलो मत कीजिएगा, ये आइडेंटिफाइबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 2/2 की मैट्रिक्स बननी है, जबकि हमें 3/3 की मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है।
आई होप आपको ये कंडीशन, रैंक कंडीशन समझ में आ गया होगा। नाउ मैं वापस से आती हूँ इस चीज के ऊपर कि हमने क्या बात कर रहे थे। मैंने आपको कहा था ये वाला पोर्शन आप छोड़ दीजिए। g-1 फ्रॉम द कोफिशिएंट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पर्टिकुलर इक्वेशन बट प्रेजेंट इन द सिस्टम। अब आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी कि हमने जब स्ट्राइक आउट कर रहे थे तो फर्स्ट इक्वेशन अगर स्ट्राइक आउट करना तो फर्स्ट इक्वेशन को, रो को स्ट्राइक आउट कर रहे थे और उसमें जो भी वेरिएबल्स प्रेजेंट है, तो यही बोला है g-1 फ्रॉम द कोफिशिएंट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पर्टिकुलर इक्वेशन बट प्रेजेंट इन द सिस्टम। कि सिस्टम में तो वो वेरिएबल्स प्रेजेंट है लेकिन उस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो है टी उसको हम माइनस कर देंगे। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द लाइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का कॉन्सेप्ट। नाउ मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जा रही हूँ। दिस इज द होमवर्क विद द सोल्यूशन, ठीक है। तो आप पहले पॉज कीजिए, इनको नॉर्मली चेक करिए और फिर उसके बाद देखिए कि क्या सोल्यूशन रैंक कंडीशन और ऑर्डर कंडीशन से वैसा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।